अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर अदील अजमत और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर बात करूंगा और वो टॉपिक है, आपने बहुत सुना होगा, एस्केलेशन लेडर के दो मुल्कों के दरमियान, जैसे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम इस बात को बहुत सुनते रहे, यार ये एस्केलेशन लेडर जो है ये बहुत तेजी से दोनों ममालिक एस्केलेशन लेडर पे ऊपर जाते जा रहे हैं। ये एस्केलेशन लेडर क्या चीज है, एस्केलेशन लेडर क्या होता है, क्यों जरूरी है कि एस्केलेशन लेडर को समझा जाए, आम लोग भी इसको समझे, मीडिया इसको समझे, और मीडिया खास तौर पे इसलिए समझे कि मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है इस एस्केलेशन लेडर को एक बैलेंस में रखने के लिए, कि बहुत तेजी से ये एस्केलेशन लेडर ऊपर ना जाए। मैं आपको इसकी एक मिसाल दूंगा। सबसे पहले मैं मिसाल दूंगा रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से। अभी 2 दिन पहले जो यूक्रेन ने रशिया के ऊपर एक अटैक किया जिसमें ड्रोन्स इस्तेमाल हुए और रशिया के बेसिस में डीप पेनिट्रेशन करके, मतलब अगर आप प्लान देखें तो मेटिकुलस प्लान, मतलब इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स, कि आपने किस तरीके से ड्रोन वहां पे पहुंचाए बेसिस के बाहर, फिर ड्रोन्स उन ट्रक्स में से निकले और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया। आप कहेंगे, इफ यू आर ऑन द यूक्रेन साइड, आप कहेंगे क्या बेहतरीन रिवेंज लिया, क्या बेहतरीन रिवेंज लिया। लेकिन मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से यूक्रेन ने अपनी कब्र खुद खोद दी। क्यों? क्योंकि एस्केलेशन लेडर में उसने बहुत तेजी से एस्केलेट कर दिया, स्टेक्स बहुत हाई कर दिए, इतना नुकसान दुश्मन को पहुंचा दिया कि वो नुकसान अनबेरेबल हो गया, दुश्मन के लिए अनबेरेबल हो गया। एस्केलेशन लेडर में बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चले गए। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे और इसका नुकसान क्या हुआ। देखिए, फिलहाल टेम्पररीली फेज नंबर 1 में तो यूक्रेन को बड़ा फायदा हुआ। देखिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एयरक्राफ्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए। वही बॉम्बर्स जिन्होंने यूक्रेन में हमला करना था, जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स थे, ने भी हमला करना था, दे गॉट डिस्ट्रॉयड। यूरोप विल बी वेरी हैप्पी क्योंकि वो यूक्रेन से ज्यादा यूरोप के लिए थ्रेट थे, तो यूरोप यूक्रेन क्वाइट हैप्पी। लेकिन ये अननेचुरल इवेंट एस्केलेशन लेडर में जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक एस्केलेशन की लेडर थी, जिसमें दोनों बहुत आहिस्ता आहिस्ता टिप अप करते जा रहे थे, या दे स्टार्टेड गोइंग डाउन एंड अप जैसे कि वक्त गुजरता गया। उस एस्केलेशन लेडर में एकदम से यूक्रेन ने एस्केलेट कर दिया और स्टेक्स को बहुत हाई कर दिया रशिया के लिए, क्योंकि रशिया का हेवी नुकसान कर दिया। अब ऑफ कोर्स हर बंदे को यही नजर आ रहा है यूक्रेन इज द विनर आउट हियर, लेकिन लॉन्ग टर्म में अब यूक्रेन को यह चीज हॉन्ट करती रहेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एस्केलेशन लेडर में स्टेक्स इतने हाई कर दिए, रशिया का इतनी एम्बैरेसमेंट कर दी, रशिया का इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर दिया। रशिया की जो एक इमेजरी थी, जो एक पावर की इमेजरी थी, जो उसकी कैपेबिलिटी थी यूरोप में डीप स्ट्राइक करने की, वो एकदम से ऐसे क्रिपल की कि अब रशिया को उस एस्केलेशन लेडर को दोबारा बैलेंस करने के लिए कम से कम उतना ही ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ेगा। रशिया हैज गॉट नो चॉइस नाउ। रशिया कैन नॉट बैक डाउन। बैकिंग डाउन वुड मेक रशिया पावरलेस। उसके पास बैक डाउन करने का, उसके पास वीकनेस शो करने का ऑप्शन ही यूक्रेन ने ले लिया। तो ये होता है एस्केलेशन लेडर में सबसे बड़ा नुकसान, जब आप एस्केलेशन लेडर को एकदम से इतने हाई स्टेक्स पे ले जाते हैं। आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो लोग जो यूक्रेन के इस प्लान के ऊपर वाह वाह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या बेहतरीन यूक्रेन ने मूव खेली है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर, उनको फिलहाल तो ये लगेगा कि यूक्रेन इज द विनर आउट है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि यूक्रेन विल रिपेंट कि उसने ऐसा एक्शन क्यों किया था, क्योंकि अब उसके लिए कॉस्ट बहुत हाई होगी। द प्राइस दैट इट हैज टू पे विल बी रियली रियली हाई। और रशिया अगर एस्केलेशन लेडर में ऊपर नहीं जाएगा तो वो अननेचुरल हो जाएगा। रशिया जरूर जाएगा, रशिया वो वेपन्स अब लेके आएगा वॉर में
जो वेपन्स उससे पहले यूज नहीं किए, वो टैक्टिक्स लेके आएगा जो टैक्टिक्स उसने उससे पहले यूज नहीं किए, वो तमाम की तमाम स्ट्रैटेजी लेके आएगा जो उससे पहले उसने यूज नहीं की। वो पीस प्रोसेस जो कि चल रहा था, टर्की में इनकी बातचीत चल रही थी, वो तमाम का तमाम रोल बैक हो गया। तो एस्केलेशन लेडर हमेशा किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है। दिस इज अ नेचुरल एस्केलेशन लेडर। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूं। स्टैंड ऑफ होता रहा पाकिस्तान और इंडिया का 2002 में। उसके बाद जब बॉम्बे अटैक हुआ उसके बाद भी एक स्टैंड ऑफ हुआ था। वो एक नेचुरल एस्केलेशन लेडर था जिसमें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन के स्टेप्स को बढ़ाया जा रहा था। और वो बढ़ाना नेचुरल इसलिए था कि डिप्लोमेसी को चांस मिल रहा था, टॉक्स को चांस मिल रहा था, नर्व्स एक दूसरे की चेक हो रही थी, मगर साथ साथ नर्व्स रिलैक्स भी हो रही थी। पब्लिक का जो गुस्सा था दोनों तरफ काम डाउन भी हो रहा था। तो ये होता है नेचुरल एस्केलेशन लेटर, और यही नेचुरल एस्केलेशन लेटर ही एक बेहतरीन एस्केलेशन लेटर होती है मिलिट्री टैक्टिक्स में। मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया? मोदी गवर्नमेंट ने यह नेचुरल एस्केलेशन लेटर नहीं लिया। पुलवामा अटैक हुआ, फौरन अटैक कर दिया बालाकोट में। क्या किया? पाकिस्तान के लिए स्टेक इतने हाई कर दिए कि पाकिस्तान के लिए ये ऑप्शन ही नहीं बचा कि पाकिस्तान अटैक बैक ना करे। पाकिस्तान हैड टू अटैक, नॉट अटैकिंग बैक वाज नॉट एन ऑप्शन। ये तो ऑप्शन टेबल पे थी नहीं कि पाकिस्तान अटैक बैक ना करे, अननेचुरल था। सो पाकिस्तान वाज फोर्स्ड इन अ सिचुएशन, forced in a tight corner where it had to fight even when it never wanted to fight. क्या हुआ? उसका फर्क यह पड़ा कि पाकिस्तान got braver। देखिए, मुझे एक्सेप्ट करना, पाकिस्तान की एयरफोर्स got more confident। जो कॉन्फिडेंस हमने शो किया था स्विफ्ट रिटॉर्ड में, उसको 10 टाइम्स हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया अभी पहलगाम अटैक के बाद, जब आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया। क्या किया? आप लोगों ने भी उस नेचुरल एस्केलेशन लेटर का को जहन में नहीं रखा। आपने फॉरेन स्टेक्स इतने हाई कर दिए। आप लोगों ने रात के वक्त मिसाइल अटैक किए। द होल नेशन सॉ दोज मिसाइल्स। वो कैमरे में सेव भी हो गए। तो क्या हुआ? पूरी कौम का एक टेम्पो बन गया, गुस्से की लहर दौड़ गई कि ये कैसे पॉसिबल है। तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल गया कि नाउ यू हैव टू एक्ट। सेम हैपेंड इन द न्यूक्लियर टेस्ट। आप न्यूक्लियर टेस्ट ना करते, पाकिस्तान के पास ये एक जो होता है एक रीजन ना आता। पाकिस्तानी पब्लिक ने इतना प्रेशर अपनी गवर्नमेंट पे डाला, सो पाकिस्तान हैड टू गो फॉर द न्यूक्लियर टेस्टिंग। आपने, मैं इंडिया से बात करूंगा, यू हेल्प्ड अस बिकम अ पावर। इट वॉज यू ऑल द वे। आप लोगों ने एस्केलेशन लेटर को फॉलो नहीं किया। एस्केलेशन लेटर में अननेचुरली इतनी हाई सम गेम करने शुरू कर दी कि पाकिस्तान को उसको ना सिर्फ कंपीट करना पड़ा बल्कि उसको एक स्टेप ऊपर ही रहना पड़ा। तो पाकिस्तान, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा ये अब आपको पाकिस्तानियों को मैं ये बात बता रहा हूं, इंडियंस भी इस चीज को सुने, कि जब पाकिस्तानी F-16 ने MiG-21 शॉट डाउन किया था, तो एयरफोर्स का यह बयान था कि हम लोगों ने सिर्फ उतना नुकसान किया, इतने मिसाइल्स जो है वो इतने बॉम्ब्स गिराए, और आपको यह भी शो किया कि देखिए बॉम्ब वाज गोइंग स्ट्रेट टू द टारगेट, लेकिन फिर हम लोगों ने उसको टारगेट से हटा के जंगलों में फेंक दिया। द बॉम्ब एक्सप्लोडेड देयर विदाउट एनी अ लॉट ऑफ डैमेज। तो पाकिस्तानी नेशन को यह समझाना पड़ेगा कि वो ये था कि पाकिस्तान उसके एस्केलेशन लेटर में सिर्फ और सिर्फ उस स्टेप तक जाना चाहता था जिस स्टेप में वो इंडिया को एक ऐसे कॉर्नर में ना ले आए कि जहां पे इंडिया के पास भी और कोई ऑप्शन ना हो बल्कि एस्केलेशन लेटर में उससे ऊपर चला जाए। तो दैट वर्क। पाकिस्तान एयरफोर्स उस वक्त MiG-21 के अलावा भी तैयारों को गिरा सकती थी। फिर दूसरी बात आपने सुनी होगी कि जब अभी हम लोगों ने 6 एयरक्राफ्ट गिराए हैं, तो पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है,
दे वर क्लियर कि हम इससे ज्यादा तैयारे गिरा सकते थे, इससे ज्यादा नुकसान कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने उस एस्केलेशन लेटर को, जो इंडिया ने अननेचुरली पाकिस्तान की हाई की, इंडिया ने अननेचुरली एक एस्केलेशन लेटर को अननेचुरली उसके स्टेक्स हाई किए, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबली एक्ट करते हुए नुकसान उतना पहुंचाया कि सबक भी मिल जाए और एस्केलेशन लेटर इतनी आउट ना हो जाए। ऑफ कोर्स यू दैट डिडंट डिटर यू। आप लोगों ने दोबारा से जब अटैक्स किए तो पाकिस्तान ने फिर फतह रॉकेट सिस्टम से एस्केलेशन लेटर को इक्वेट किया। अभी भी हम लोगों ने उस एस्केलेशन लेटर को हाई नहीं लेके गए, अगर हम चाहते तो उससे हाई लेके जा सकते थे। आप लोगों ने तो अपने न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल को कन्वेंशनल वॉरहेड दे के यहां पे भेज दिया ना। आप लोगों ने अपने क्रूज मिसाइल को, जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अच्छा क्रूज मिसाइल है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी यूज नहीं किया था। पाकिस्तान ने वो एस्केलेशन लेटर रोक के रखी हुई है, परहैप्स फॉर अ रीजन कि यार देखो, आप लोगों ने अपने पत्ते खेल लिया, मैं बता दिया ब्रह्मोस कितना लीथल है नहीं है, आपने एक्सपोज कर दिया ब्रह्मोस। हम लोगों ने अभी अपने जो क्रूज मिसाइल्स हैं, हम लोगों ने बाबर, हम लोगों ने रात, हम लोगों ने अभी उसको यूज नहीं किया, जो न्यूक्लियर कैपेबल है। अभी हम लोगों ने एस्केलेशन लेटर में उसको यूज नहीं किया, तो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्सिबली एक्ट किया है। पाकिस्तान हैज बीन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट थ्रू आउट द कॉन्फ्लिक्ट। मैं आपको समझाना यह चाहता था कि ये होती है जिसको हम बोलते हैं एस्केलेशन लेटर। एस्केलेशन लेटर में इस तरीके से ऊपर जाते हैं। उन लोगों को, जिन लोगों को एस्केलेशन लेटर का नहीं पता था, आई वांटेड टू जस्ट टेल देम कि व्हाट द एस्केलेशन लेटर इज। और एस्केलेशन लेटर हमेशा बेहतरीन हिकमत अमली ये होती है कि एस्केलेशन लेटर को बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिफारतकार अपने जो है वो वापस बुला लिए, यहां के सिफारतकार आपने कह दिया कि जी यहां से वापस चले जाएं, जो पाकिस्तानी सिफारतकार है, तो आप क्या कर रहे थे? आप एस्केलेशन लेटर में ऊपर जा रहे थे, पहले सफारती महाज पे एस्केलेशन शो कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, आप लोगों ने उस एस्केलेशन लेटर को आउट ऑफ प्रोपोर्शन ऊपर ले गए और पाकिस्तान हैड नो ऑप्शन but to give a befitting reply, and this Pakistan did. So this is what escalation letter is. I hope that you like the video. Do like, subscribe and support Professor Adil Azmat. इंडिया से एक कमेंट आया, मैं उसको जरूर एड्रेस करूंगा, और वो कमेंट था कि पाकिस्तान में हर बंदा अपने नाम के साथ प्रोफेसर लगा लेता है। जिसको कुछ अंग्रेजी आती है वो अपने नाम के साथ प्रोफेसर लगा लेता है, और मतलब मुझे उसकी कोई समझ नहीं आई, तो मैं उसको जवाब जरूर देना चाहूंगा। देखिए, मेरा चैनल 2019 में आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल, और शुरू में ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चैनल था। इट वाज जस्ट रिसेंटली कि मैं स्विच किया उर्दू में, और 4 to 5 years कंटिन्यूअस मैं इंग्लिश चैनल चलाता रहा। और उस वक्त उस चैनल का नाम प्रोफेसर अदील अजमत ही था, अदील अजमत कॉकपिट था, अदील अजमत कॉकपिट। और द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ माइन ओनली गॉट रिवील्ड ऑन द यूट्यूब चैनल दिस ईयर। मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं है कि कोई अगर इस मेरे क्रेडेंशियल्स को नहीं मानता तो ना माने। पाकिस्तानीज आर देयर एक्सेप्टिंग मी एज देयर प्रोफेसर, दिस इज गुड इनफ फॉर मी। जहां तक मेरी एक्सपर्टीज का ताल्लुक है, तो मेरा बहुत सारा रिसर्च वर्क पाकिस्तानी F-16 के ऊपर है, अमेरिकन डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, लॉकहीड मार्टिन, रिएथॉन, बोइंग, इन सब के ऊपर आई हैव डन माय रिसर्चेस। और all that matters is my Pakistani community knows that this is good enough for me. My book is going well, जो कि है time travel practical application in a preordained multiverse, और I hope that many of you must have read the book. It talks of the possibility of time travel. ये बताता है कि किस तरीके से ये वो time travel नहीं है जिस time travel को हम लोग फिल्म्स में देखते हैं यार, कि एक मशीन बनेगी और मशीन में there are switches over there, आप switches को on off करेंगे और आप पास में चलेंगे जाएंगे। This is more like photonic time travel that I've talked of, और concept थोड़ा complicated है, और I hope that when you read the book you get some idea of it. मुझे जरूर डिफेंस रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसके मुतालिक गाइडलाइंस देते रहा करें। मैं आपकी गाइडलाइंस के ऊपर और भी डिफेंस रिलेटेड जो है वो
वीडियोस बनाऊंगा। तो डू लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत। अल्लाह हाफिज।